थे उस डेलीगेशन में, वो है मोहतरमा अनोशा रहमान साहब। अब आप मुझे बताएं, एक ऐसा केस जो 21 साल से है और जो पेचीदा बना दिया गया है हुकूमत की नाअहली की वजह से, और जो बहुत ही अहम है पाकिस्तानियों के लिए, उसमें 21 साल बाद एक मौका आया है और आप एक ही हुकूमती मेंबर अनोशा रहमान साहिबा को भेज रहे हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है, ये मौका को ज़ाया करना है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब खुद इस डेलीगेशन की क़यादत करें और मिनिस्टर्स को अपने साथ लें, सफारती उमूर के माहिरीन को अपने साथ लें, ताकतवर अंदाज से, जिसको कहते हैं ना एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें और आफिया को लाने की कोशिश करें। ये आवाम के प्रेशर के ऊपर, अदालत के प्रेशर के ऊपर ख़त लिखना और फिर एक लिपापूती कॉस्मेटिक सुपरफिशियल अंदाज से एक डेलीगेशन बनाना जिसमें सिर्फ एक हुकूमती खातून रुकन अनोशा रहमान साहिबा हों, उनका एहतराम है, उनकी कदर है। लेकिन जिस तरह ये मामला अमेरिका के साथ है, जिस तरह ये मामला पेचीदा है, जिस तरह 21 साल पुराना है, जिस तरह ये तारीखी है, जिस तरह पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत वाबस्ता हैं, तो ये उनके बस का नहीं है। इसलिए इसहाक़ डार साहब की क़यादत में जो प्राइम मिनिस्टर हैं डिप्टी और उसके साथ साथ वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी क़यादत में वज़रा की और सफारती उमूर के माहिरीन की, और जो अमरीकी हुकूमत उसको वेटेज दे, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसको वज़न दे और उसको अमरीकी इंतज़ामिया उसको संजीदा समझे। आप एक ऐसा डेलीगेशन ना भेजें जिससे पता ही चल रहा कि ये उसको वो संजीदा ना ले। ज़ाहिर है आपने वहाँ बात कर दी है, एक्सेस होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास रियासत का लेवरेज हो, जो जानते हो इन चीज़ों को और जो अच्छे अंदाज से, संजीदा अंदाज से इस इशू को उठा लें। तो मैं अब भी हुकूमत से अर्ज़ कर रहा हूँ, गोल्डन चांस को ज़ाया ना करें, सुनहरी मौका को ज़ाया ना करें। हमें आफिया चाहिए, ये क्रेडिट आपको मुबारक हो, आपको हम देंगे, आपकी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लेकिन आप आफिया को ले आएँ, आप आफिया को ले आएँ, इस मौके को ज़ाया ना करें। अब भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की सरबराही में वज़रा की और सफारती उमूर के माहिरीन की वफ़द को भेजे जाना चाहिए। सर, जैसा कि आए रोज़ आप किसी न किसी तरह से एहतजाज करते नज़र आते हैं, कभी गज़ा के हवाले से, कभी डॉक्टर रफ़िया सिद्दीकी के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि इस रियासत में एहतजाज करने का क्योंकि दबाव तो होता है, क्या अपनी जमात की तरफ से कभी कोई दबाव हुआ है या कोई और जो है हुकूमत की तरफ से दबाव देखने को मिला? किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? हुकूमत की तरफ से दबाव नहीं है, हुकूमत की तरफ से तशद्दुद है। हुकूमत मुझे समझती है कि आप एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, हुकूमत मुझे समझती है कि आप टेररिज्म कर रहे हैं, हुकूमत समझती है कि आप यहाँ पे गद्दारी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी हुकूमत है कि जो इंसानी हुकूक और जबरी गुमशुदगी के लिए आवाज़ उठाने वाली ईमान मज़ारी है, उनको भी दहशतगर्द समझते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके ख़वातीन तक को, यानी उनके गर्दनों के ऊपर बूट रख कर सरकारी एहलकार, एजेंसियों के एहलकार, और उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके बच्चों को घसीट रहे हैं। और गज़ा के लिए आवाज़ उठाने वाली इस पूरे रीजन में इराक़ के बाद पाकिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा सफारत खाना है। गुज़िश्ता 13 माह से किसी पाकिस्तानी ने जाके ये जो जेनोसाइड इसराइल कर रहे हैं अमरीकी सरपरस्ती के साथ, उसके सामने एहतजाज नहीं किया, ये नहीं छोड़ रहे। क्या कौन सी हुर्मत है अमेरिका की एम्बेसी की? कौन सा तकद्दुस है? क्या ये हुर्मत मस्जिद अक्सा से ज़्यादा है? क्या ये तकद्दुस गज़ा में बहने वाले खून से ज़्यादा है? तो ये जो ड्रामे ये कर रहे हैं APC के, मुश्तरका एलामिये के और रिजोल्यूशंस के, पार्लियामेंट के करारदादों के, ये फ्रॉड है। और अब तो इमदाद जमा करना मेरा काम है, NGO का काम है, रियासत का काम है मिलिट्री इंटरवेंशन करना, रियासत का काम है सीज फायर करना, रियासत का काम है ICJ में खड़ा होना, रियासत का काम है एड फ्लोटेला भेजना, रियासत का काम है हसन नसरुल्लाह, शेख इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार के तंजीमों से, ख़ानदानों से ताज़ियत करना। ये काम तो रियासत कर नहीं रही, और जो लिपापूती है, आवाम की आंखों में धूल झोंकता है, वो करे। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्दी इन्होंने हमारे ऊपर दफ़ात लगाए हैं, तशद्दुद किया है, अडियाला जेल में बंद किया है, हमारे पास ये इंशाल्लाह वकला है। नहीं, आपके जो उन्होंने सवाल किया है वो हो रहा है, उन्होंने कहा आप पर दबाव किसकी तरफ से ज़्यादा है? मेरे ऊपर जो भी दबाव है, मैं किसी दबाव में नहीं आता।
سر یہ بتائیے گا کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے پچھلے عرصے میں جو ہے جب یہاں پہ ہیئرنگ ہوئی اس دوران کچھ نام سامنے آئے تھے کہ کس نے ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کیا اور کس طرح جو ہے بال بچایا، تو ان لوگوں کی طرف سے آپ کے اوپر کچھ دباؤ تو ہوں گے، اس حوالے سے بتائیے۔ آج احمد ربانی کراچی میں انتقال کر گئے، احمد ربانی آج کراچی میں انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2002 کو پرویز مشرف نے اس وقت کے آرمی چیف نے اس احمد ربانی کو، اس کے بھائی غلام ربانی کو $5000 کے عوض فروخت کیا ہے۔ یہ امریکی سینٹ میں CIA نے خود کہا ہے۔ 3 سال ان کو گوانٹانامو بے میں رکھا، 3 سال ان کو باگرام میں رکھا، ٹارچر کیا گیا، 18 سال گوانٹانامو بے میں رکھا۔ اور جب کلائیو اسمتھ نے پروبونن کا کیس لڑا، میں نے سینٹ آف پاکستان میں ان کا کیس لڑا، 2022 میں یہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد امریکہ نے کمپنسیشن کی $، دیے، انہوں نے وہ ان کو نہیں دیے۔ میں نے بار بار رابطہ کیا، سینٹ نے ایشو اٹھایا، ان کو کمیشن احتکار جاری نہیں کیا گیا۔ آج وہ انتقال کر گئے، اللہ کے حضور چلے گئے، وہاں حقیقی انصاف ہوگا، حقیقی انصاف ہوگا۔ تو اس میں انوالو ہیں ہماری اس زمانے کی ملٹری ریجیمز، ہماری اس زمانے کی ایجنسیوں کے لیڈرشپ، وہ انوالو ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے اور عدالتوں کو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ وہ تو آپ کو دباؤ ڈالتے ہوں گے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں کسی دباؤ میں نہیں آتا۔ آپ نے اگر خوف کی زنجیروں کو توڑنا ہے تو اس کا علاج مزاحمت ہے، آخری حد تک مزاحمت۔ اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، شیخ یحییٰ سنوار نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کے آخری سانس، خون کے آخری قطرے تک مزاحمت، اور کچھ بھی نہ ہو تو لکڑی کے ایک چھڑی سے مزاحمت کرو، لیکن مزاحمت کرو، مزاحمت میں زندگی، باقی یہ باتیں ضروری ہیں۔